नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुप्रिया आप सबका स्वागत करती हूँ डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि कल संडे था तो कल करंट अफेयर्स की क्लास आपकी चली नहीं थी, तो आज की क्लास में हम 2 दिनों के करंट अफेयर्स यानी कि 6 और 7 नवंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट आज की क्लास है क्योंकि 2 दिनों के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, जब भी हम जो है क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं तो उससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इस तरह जब भी आप क्लास करिए तो अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए और जो एक्स्ट्रा पॉइंट जो डिस्कस करते हैं, जहां से पूरी पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चंस को पूछे जाने की एग्जाम में, उन पॉइंट्स को भी नोट डाउन करते हुए रहिए और रिवीजन करते रहिए। क्योंकि ध्यान रखें, एग्जाम को क्रैक करना, एग्जाम को क्वालिफाई करने का एक ही मंत्र है, डेली प्रैक्टिस करना और रिवीजन करना। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, अपडेट होते रहिए। यही वो चीज है जो आपको एग्जाम को क्वालिफाई कराएगी। ठीक है, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, सेशन से जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेशन शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, क्योंकि मैं डेली इसी टाइम मॉर्निंग में आप सभी लोगों के साथ करंट अफेयर्स की क्लास में मिलती हूँ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में जारी प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश ने लेवल 2 ठीक है हासिल किया है। लेवल 2, क्योंकि ध्यान रखिएगा, इस इंडेक्स में किसी भी राज्य ने ऐसी प्रदर्शन ही नहीं किया, ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दिया कि उनको लेवल 1 में रखा जाए। तो लेवल 2 हासिल किया है कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने? तो 3, 5, 7 या फिर 8। वीडियो को पॉज करके आंसर दिया करिए। ठीक है, और साथ ही साथ सेशन को लाइक करते रहिए, आंसर भी करते रहिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि 7 राज्य। इसमें से देखा जाए जो है 6 वो आपके स्टेट्स हैं। ठीक है, और एक आपका यूटी है। ठीक है, एक आपका यूटी है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो जैसा कि ये एक विभाग है जिसका नाम डोजल है, और ये विभाग देखा जाए जो आपका केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय यानी कि जो सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसके अधीन एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग। इसमें देखा जाए जितने भी जो भारत के स्टेट्स हैं, जो यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके जो स्कूल्स हैं, उन स्कूल के परफॉर्मेंस के आधार पे कि किस तरीके की परफॉर्मेंस रही है, किस तरीके से उन्होंने सुधार किया है और किन किन क्षेत्रों में उन्होंने सुधार किया, क्या क्या कार्य किए उस सुधार के लिए, इन सारे जो है आधार पर इसने एक सूचकांक जारी किया है। ठीक है, जिसका क्या नाम है? प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया है। जितने भी भारत के स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, ध्यान रखिएगा स्टेट और यूटी दोनों ही शामिल किए गए हैं। ठीक है, इसमें देखा जाए जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें स्कूली शिक्षा प्रणाली के साक्ष्य आधारित व्यापक विश्लेषण का एक विशिष्ट सूचकांक है। ठीक है, ये जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स की दोस्तों बात किया जाए तो ये इंडेक्स जो है हर भारत के जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी यूटीज, उनकी जो स्कूल है, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। इसको यहाँ पे हर स्टेट, हर जो यूटीज है, उनके जो स्कूल है, उन स्कूल लेवल पे उन्होंने कैसे जो है कैसे उनकी परफॉर्मेंस रही है, इस बेसिस पे अलग अलग डोमेन, ठीक है ध्यान रखिएगा, ठीक है, अलग अलग डोमेन में ये जो अलग अलग डोमेन क्रिएट करता है और हर डोमेन में, ठीक है, हर डोमेन में इंडिविजुअली उस स्कूल की कैसी परफॉर्मेंस रही है और ओवरऑल डोमेन में एक स्कूल की कैसी परफॉर्मेंस रही, इस बेसिस के आधार पे जो है ये विभाग इस इंडेक्स को जारी करता है। एक तरीके से दोस्तों इसमें देखा जाए तो ये इंडेक्स जो है वो जितने भी टॉप लेवल के जो स्टेट्स रहे हैं, जहां पे स्कूलों ने अच्छी परफॉर्मेंस किया है, उनके पिन पॉइंट को भी ये क्या करता है, बताता है कि इस स्कूल ने जो है इस क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इससे क्या होता है, जो अदर स्टेट्स के, जो अदर यूटीज के जो स्कूल रहते हैं, उनको ये पता चलता है कि देखो हमारे इस क्षेत्र में ये कमी है, स्कूल स्तर में, यानी कि जो हमारे स्कूल जो एजुकेशन सिस्टम है, हमें वहां पे कहाँ कार्य करना है, कहाँ पे हमें काम करना चाहिए, जिससे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो सुधर सके। इससे उन स्टेट्स को काफी ज्यादा लाभ मिलता है। ओवरऑल इस इंडेक्स की बात करें दोस्तों तो ये अगर देखें कि एक तरीके से ये इंडेक्स इन जितने भी यूटीज है, जितने भी स्टेट्स है, उनके बीच में, जो उनके स्कूल्स है, उनके बीच में एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जिससे कि वो क्या करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे। इस इंडेक्स की बात किया जाए जो कि शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा जारी किया जाता है,
ये जो है इसके सबसे पहले जो जारी किया गया था 2017-18 में, फिर 2018-19 में और 2019-20 में किया गया था। और ध्यान रखिए इस वर्ष जो किया गया है वो 2020-21 का है। अब आप सोच रहे होंगे 2022 चल रहा है, 2020-21 कैसे? तो 2020-21 में किस तरीके के स्कूलों की परफॉर्मेंस रही थी उसके आधार पर इस वर्ष से जारी किया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए ये इंडेक्स जो है ये चौथा इंडेक्स है, ठीक है, चौथा इंडेक्स है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे बात किया जाए तो वर्तमान की जो रिपोर्ट है वो किस वर्ष के लिए है, वो 2020-21 के लिए है। यहाँ पे जितने भी जो देखा जाए जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें 70 इंडिकेटर्स हैं जो कि कितने 2 कैटेगरी में बटे हुए हैं और कितने अंक हासिल करेंगे 1000 यानी कि 1000 अंक जो है पॉइंट इनको मिलेगा। तो जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला स्टेट होगा वो कौन होगा, उसको 1000 जो है पॉइंट मिलेंगे। और यहाँ 2 कैटेगरी है और कितने इंडिकेटर्स हैं, 70 इंडिकेटर्स हैं। 2 कैटेगरी देखिए कैसा परिणाम रहा है, कैसा शासन या प्रबंधन यानी कि उस स्कूल का किस तरीके का मैनेजमेंट रहा है, इन सब के आधार पे जो है ये जारी किया जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें पीजीआई इंडेक्स की यानी कि जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 का है, इसमें जो केंद्र शासित और जो राज्य है उन प्रदेशों में 10 श्रेणियों में इसको वर्गीकृत किया गया है। उच्चतम लेवल की बात किया जाए दोस्तों तो उच्चतम लेवल जो कि श्रेणी 1 है, कितने अंक तक, जो कि 1000 अंक में से लगभग 950 से अधिक अंक जो प्राप्त करेंगे वो लेवल 1 में रखे जाएंगे। और जो सबसे लो लेवल का रहेगा यानी कि निम्नतम श्रेणी जो लेवल है वो 10 है और इसमें जो है 551 से जो कम अंक प्राप्त करेगा उसको लो जो है कैटेगरी में रखा जाएगा, लेवल 10 में रखा जाएगा। यहाँ पे देखा जाए जो 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है यानी कि इसमें से केरल, ठीक है, केरल हो गया, पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ये वर्ष 2020-21 में इनको लेवल 2 में रखा गया है क्योंकि कोई भी स्टेट जो है वो 950 से अधिक अंक नहीं प्राप्त किए हैं। ये सबसे ज्यादा जो यहाँ पे 901 से 950 के बीच में ये जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश घूम रहे हैं। जो सबसे जो हाईएस्ट स्कोर जो प्राप्त किया है दोस्तों वो केरल ने किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट में भी क्या है 928। और अगर देखें तो सबसे लोवेस्ट रैंक पे जो सबसे लो स्कोर प्राप्त किया है वो क्या अरुणाचल प्रदेश है, 669। अगर केरल के स्कूलों की परफॉर्मेंस दोस्तों देखा जाए तो देखा जाए केरल जो है वहां पे साक्षरता दर सबसे ज्यादा अधिक है। अगर भारत की हम देखें साक्षरता दर दोस्तों तो कितनी है 73.0% है, ठीक है, ये लिटरेसी रेट है इंडिया का। और अगर केरल का लिटरेसी रेट देखा जाए तो जितने भी भारत में सबसे जो साक्षर राज्य है वो केरल है और केरल में जो लिटरेसी रेट है वो 94.0% है। इसके बाद दोस्तों मिजोरम आता है, ठीक है, मिजोरम जो कि ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें अगर पुरुषों में और स्त्रियों में सबसे ज्यादा साक्षर दर भी हमें केरल में ही देखने को मिलती है। और अगर आपसे यूटी में पूछ दे कि यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा साक्षर यूटी कौन सी है दोस्तों तो वो लक्षद्वीप है, ठीक है, ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप जो है वो सबसे ज्यादा साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे 91.8% जो लोग हैं वो यहाँ की लिटरेसी रेट है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और केरल को ही परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में जो है सबसे हाईएस्ट स्कोर मिले हैं 928 है कि लोवेस्ट कौन सा अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बनेंगे। देखिए अभी हाल का ही इलेक्शन हुआ है इस देश में और यहाँ पे जो पार्टी के लीडर जीते हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं और इस देश के वो फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा ये पहले भी प्रधानमंत्री थे इस देश के, तो इजराइल के हैं, तुर्की के हैं, लेबनान के हैं, जॉर्डन के हैं। मुझे पूरा पता है कि आप लोग ये बहुत मतलब आराम से इसका आंसर कर देंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए दोस्तों, साथ ही साथ सेशन को लाइक भी करते रहिए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही है उसको नोट डाउन भी करते रहिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ए है, इजराइल के जो है नए प्रधानमंत्री बने बेंजामिन नेतन्याहू और ये देखिएगा 15 नवंबर को जो है ये अपने पद को ग्रहण करेंगे। तो ये बेंजामिन नेतन्याहू जिनकी आप पिक्चर स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इजराइल के अगले प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अब वहां पे अभी जो इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन की जो फाइनल राउंड की जो काउंटिंग हुई है जो कि 3 नवंबर को हुई है उसपे जो है नेतन्याहू की जो पार्टी जिसका नाम है लिकुड पार्टी, इसने 120 में से 64 जो है सीटें जीती हैं, बहुमत के साथ ये सरकार बना रहे हैं। यहाँ पे अगर हम इजराइल की जो है राजनीतिक स्थिति की बात करें तो वहां पे जो है पिछले 5 साल से देख रहे हैं काफी ज्यादा राजनीतिक स्थिरता बना हुआ है। इस कारण से वहां हमें जो है 3 साल में देखा जाए 5 बार इलेक्शन देखने को मिला है, ठीक है। और लेकिन इसके बाद ही देखने को कि यहाँ पे जो है पूर्ण बहुमत के साथ जो है इस 3 साल के दौरान ऐसी कोई पहली पार्टी आ रही है कि वो पूर्ण बहुमत के साथ जो है
अपनी सरकार को बनाने जा रही है। बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें, ये पहली बार जो है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने जा रहा है। इसके पहले भी ये सबसे पहले जो है 1996 से 1999 के बीच में प्राइम मिनिस्टर थे इजराइल के। उसके बाद ये 2009 से 2021 में ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। ओवरऑल देखा जाए तो ये जो है नेतन्याहू जी जो है वो इजराइल के 15 साल तक जो है ये प्राइम मिनिस्टर रहे और ये पुनः जो है 14 या 15 नवंबर को इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इजराइल देखिए लगातार चर्चा में बना भी रहता है। भूमध्य जो है सागर मेडिटेरेनियन सी से ये लगा हुआ देश है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एटलस खोलिए। देखिए आज मैं जानबूझ के नहीं बता रही, कुछ आप भी वर्क करिए, एटलस खोलिए और अपने जो है इजराइल की लोकेशन को देखिए, इजराइल कहाँ है, किन किन देशों से ये अपनी सीमा को साझा करता है। इजराइल फलस्तीन का मुद्दा भी हम लोगों ने भी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि जो किसको लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी चीज देख लीजिएगा किस किस कंट्री से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हैवी को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, स्पेस एक्स, जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी, इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो अभी हाल फिलहाल में जो है ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है फॉल्कन हैवी और इसको जो लॉन्च किया गया है वो किया गया है स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स के भाई मालिक कौन है? ये एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। एलन मस्क वही जो अभी हाल फिलहाल में ट्विटर के नए मालिक बने हैं। एक तरीके से ये ट्विटर इन्होंने खरीद लिया और अभी देखिए ट्विटर के जो सीईओ थे, ठीक है, पराग अग्रवाल को इन्होंने फायर कर दिया, हटा दिया उनके सीट से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस समय मुद्दा है। अगर हम बात करते हैं एलन मस्क की, जो स्पेस एक्स है उसने फ्लोरिडा, ठीक है, जो अमेरिका के है, फ्लोरिडा से फॉल्कन हैवी मिशन को लॉन्च किया है, दुनिया का सबसे हैवी मिशन। और ये देखा है इस रॉकेट के जरिए, ये जो फॉल्कन हैवी मिशन है, इस रॉकेट के जरिए अमेरिका स्पेस फोर्स के उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा गया है। तो जो अमेरिका की स्पेस फोर्स है, उस स्पेस फोर्स की जो सैटेलाइट है उसको जो है स्पेस में भेजा गया। यहाँ पे जो अमेरिका सेना के लिए एक देखा जाए एक इसमें जो है यहाँ पे एक मिशन को लॉन्च किया गया है, एक रॉकेट को लॉन्च किया गया है जो कि USS F-44 है। उसके नाम से एक गुप्त मिशन में अमेरिकी सेना के लिए उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो फॉल्कन की बात करें, फॉल्कन हैवी जो लॉन्च है वो जून 2019 के बाद से USS F-44 जो है 44 पहला फॉल्कन हैवी लॉन्च है। स्पेस एक्स जो है इससे पहले 2018 में फॉल्कन हैवी को लाल रंग की टेस्ला कार और एक डमी अंतरिक्ष के साथ जो है वो लॉन्च किया था फॉल्कन हैवी को। ठीक है, उसके बाद से ये जून 2019 के बाद से ये 2022 में पहला जो है लॉन्च किया गया फॉल्कन हैवी को। ठीक है, किससे? स्पेस एक्स, एलन मस्क जो है कंपनी के मालिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय ने किस राज्य में ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को स्थापित करने की मंजूरी दिया? तो ठीक है, देखिए अभी इस IT मंत्रालय ने किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को स्थापित करने की मंजूरी दिया है? देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए और साथ ही साथ सेशन को लाइक और शेयर भी करते रहिए और वीडियो को पॉज करके आंसर करिए। ठीक है, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र या फिर केरल? तो देखिए जो करेक्ट आंसर जो है दोस्तों महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को स्थापित करने के लिए IT मंत्रालय ने मंजूरी दिया है। ध्यान रखिएगा ये भारत का पहला नहीं है, भारत में पहले ही से ही इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर विकसित है। ये महाराष्ट्र जो स्टेट है वहां का ये पहला है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय ने महाराष्ट्र के पुणे में, ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र के पुणे में ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को विकसित करने के लिए मंजूरी दिया। और ये ध्यान रखिएगा जो क्लस्टर है वो पुणे के पास जो रंजन गांव है वहां पे इस क्लस्टर को विकसित किया जाएगा। अगर बात करें ये क्लस्टर जो है एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर जो है ये विनिर्माण क्लस्टर है और यहाँ पे किस चीज का निर्माण किया जाएगा? तो जितने भी दोस्तों जो मोबाइल फोन होते हैं, जो केबल होते हैं, जितने भी अदर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं जैसे कि फ्रिज, टीवी, कुछ भी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनको बनाने के लिए जिस भी चीजों की आवश्यकता पड़ती है वो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति यानी कि वो सारी सुविधाएं इस क्लस्टर में उपलब्ध होंगी इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे बात करें जो महाराष्ट्र के लिए ये पहली जो है EMC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक
मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है। इसके पहले देखा जाए भारत में जो उत्तर प्रदेश का नोएडा हो गया, आंध्र प्रदेश में तिरुपति, तमिलनाडु, कर्नाटक में पहले से ही जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया गया है। अगर बात करें भारत में जो ईएमसी योजना है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर योजना, इसकी जो शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? 2012 में किया गया था। किस मंत्रालय के तहत? तो भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के तहत किया गया था। ठीक है, तो भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और भारत को जो है एक तरीके से जो हम ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे बनाने के लिए, ऐसी चीजों के लिए हम दूसरे देशों पे जो निर्भरता रहती है उसको कम करने, इन सारी चीजों के उद्देश्य से ये भारत सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है और इसी के तहत ये जो है क्लस्टर बनाया गया। ठीक है, आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कहां 12वीं द्विवार्षिक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन इंडिया केम 2022 का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में 12वीं द्विवार्षिक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन इंडिया गेम का आयोजन किया गया। ठीक है, आइए देखते हैं इस पूरे आयोजन का, इस सम्मेलन का उद्घाटन देखिए किसके द्वारा किया गया है। जो रसायन और उर्वरक मंत्री हैं जिनका नाम है मनसुख मांडविया, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय 12वीं है और द्विवार्षिक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी और इंडिया गेम 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया दोस्तों? तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया। ठीक है, इस वर्ष इंडिया गेम 2022 की जो थीम थी देखिए क्या है, विजन 2030 रसायन और पेट्रो रसायन के माध्यम से भारत निर्माण। ठीक है, इसमें देखा जाए ये जो पूरे सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है वो इस विभाग के साथ साथ किसके, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सहयोग से जो है 12वें संस्करण इंडिया गेम का 12वें संस्करण का आयोजन किया गया है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिए कि वर्तमान में जो है फिक्की के अध्यक्ष कौन है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आते हैं अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा, कितना ऊंचा भाई, 200 मीटर पवन टरबाइन स्थापित किया गया? ये देखा जाए 200 मीटर, यानी कि अगर देखा जाए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी ज्यादा लंबा ये पवन टरबाइन, विंड टरबाइन है जिसको स्थापित किया गया है। और इसी के साथ साथ ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा विंड टरबाइन है। कहाँ पे, किस राज्य में? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या फिर गुजरात में? ठीक है, तो देखा जाए यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है, गुजरात में। आइए इसके बारे में देख लेते हैं ये किसके द्वारा किया गया। तो अडानी ग्रुप की अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड है, कंपनी है। ठीक है, उसी ने जो है गुजरात के मुंद्रा में, ठीक है ध्यान रखिएगा, मुंद्रा में देश का सबसे बड़ा और सबसे, ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंचा, कितना ऊंचा, 200 मीटर पवन ऊर्जा, ठीक है, पवन टरबाइन जनरेटर को स्थापित किया है। और इस पूरे टरबाइन को जो स्थापित किया गया है वो अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड की स्वामित्व वाले अनुषंगी मुद्रा विंटेक लिमिटेड के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। अगर इस टरबाइन की बात करें दोस्तों, जो कि 200 मीटर लंबी है, ये विंड टरबाइन से कितने मतलब बिजली उत्पादन हो सकता है? तो इसकी जो क्षमता है वो 5.2 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। और इसी के साथ साथ देखा जाए यह लगभग 4000 घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकती है। इसके जो ब्लेड है वो देखा जाए कितना है, 78 मीटर है वो। और यह पवन, देखा जाए पावर के मामले में देखा जाए तो ये सबसे बड़ा विंड टरबाइन है। ठीक है, तो भारत में जो सबसे ऊंचा, देश का सबसे बड़ा और सबसे लंबा 200 मीटर पवन टरबाइन, जिसको हम कहते हैं विंड टरबाइन जनरेटर, कहाँ पे स्थापित किया गया? गुजरात के मुंद्रा में किया गया। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न से पहले हम थोड़ा गुजरात के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए ये इंडिया का मैप है आपके सामने स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। बार बार कहती हूँ एटलस लेकर के आप लोग बैठा करिए, इवन क्लास के बाद भी एटलस देखा करिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो मैप बेस्ड ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एटलस, इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप आपको पता होना चाहिए। किसी भी कंट्री के बारे में बात हो रही तो आपको तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए कि ये किस कॉन्टिनेंट में, इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ है। तो ये आपको बिल्कुल प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर हम बात करें गुजरात की तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए, अच्छा गुजरात इंडिया का स्टेट है, कौन सा स्टेट है, कब ये गुजरात जो है महाराष्ट्र से किस वर्ष अलग हुआ। ठीक है, पहले देखा जाए गुजरात जो है महाराष्ट्र में था तो किस वर्ष ये अलग हुआ, ये इंडिया के किस साइड में है। तो देखा जाए अगर गुजरात को आप देखेंगे वेस्ट साइड यानी कि पश्चिम साइड में आपको गुजरात दिखाई देगा, जिसकी एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी है और समुद्रिक सीमा भी है। ठीक है, और यहाँ पे राज्यों के भी साथ जो सीमा लगाता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और यहाँ पे महाराष्ट्र से और यूटी एक दमन एंड द्वीप के साथ। और अगर हम देखें अरब सागर से जो है इसकी सीमा लगती है और साथ ही साथ देखा जाए पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा।
अगर हम बात करें गुजरात, जिसकी राजधानी दोस्तों क्या है, गांधीनगर है, और यहाँ के वर्तमान जो राज्यपाल है वो आचार्य देवव्रत है। मुख्यमंत्री यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है वो भूपेंद्र भाई पटेल है। संसदीय क्षेत्र की बात करें तो राज्यसभा में 11 सीटें हैं और 26 सीटों के जो 26 लोकसभा में इसकी 26 सीटें हैं गुजरात की। कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीजें रही हैं गुजरात से रिलेटेड, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। हम लोगों ने भी कुछ ही दिन पहले पढ़ा था कि 12वां संस्करण हुआ है डिफेंस एक्सपो, यानी कि ये द्विवार्षिक डिफेंस एक्सपो यानी कि डिफेंस एग्जीबिशन, रक्षा प्रदर्शनी का 12वें संस्करण का आयोजन किया गया था 18 से लेकर के 22 अक्टूबर के बीच में। कहां पे? गुजरात में किया गया था। देश का पहला सौर विलेज कौन सा बना है दोस्तों? मोढेरा बना है, जो कि कहां पे है? ये भी गुजरात में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 36वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन कहां किया दोस्तों? अहमदाबाद में किया था, गुजरात के अहमदाबाद में। इसी के साथ साथ कुछ अन्य भी चीजें गुजरात से रिलेटेड, जैसे कि भारत के समुद्र जो समृद्ध समुद्र का इतिहास है, समुद्री इतिहास है, उसको प्रदर्शित करने के लिए भारत सरकार जो है एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण कर रही है। कहां पे करी दोस्तों? लोथल में करी। हम लोगों ने इसके बारे में भी चर्चा किया था। लोथल की बात करें दोस्तों तो ये हमारे जो ज्ञात सभ्यता में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ये स्थल है लोथल, जहां पे देखा जाए गोदीवाड़ा मिला था गुजरात, ये गुजरात में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ देखिए, भारत ने गुजरात का नृत्य एक डांस है जिसको यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल किए जाने के लिए नामित किया है भारत ने। तो वो कौन सा? गरबा नृत्य। पूछा जा सकता है गरबा जो है वो किस राज्य से संबंधित नृत्य है जिसको भारत सरकार ने यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल किए जाने के लिए नामित किया है? ये गुजरात का है। तो ये गुजरात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 4 नवंबर 2022 को गंगा उत्सव नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। वाराणसी, नई दिल्ली, हरिद्वार या फिर पटना? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली में 4 नवंबर को गंगा उत्सव नदी महोत्सव का आयोजन किया गया। 4 नवंबर क्यों है? अभी देख लेंगे। 4 नवंबर डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ठीक है, यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, जो कि नई दिल्ली में, वहां पे 2 सत्रों में गंगा महोत्सव का आयोजन किया गया। किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जिसकी शुरुआत गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए की गई थी, उसी के द्वारा जो है गंगा उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव में देखा जाए ये आयोजन जो किया गया है किसके किसके सहयोग से? तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने भारतीय वन्यजीव संस्था, INTACH, GIZ, नेशनल बुक ट्रस्ट आदि के सहयोग से गंगा उत्सव 2022 का आयोजन किया, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे क्या ध्यान रखेगा? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, वहां पे किया है। अगर हम बात करते हैं इस उत्सव का जो मुख्य उद्देश्य है, जो हमारे देश की नदियां हैं उन नदियों को महोत्सव मनाना, उन नदियों का, और भारत में जितनी भी नदी घाटियां हैं उन नदी घाटियों के कायाकल्प के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस उत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के बारे में, तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने देखा जाए 2017 में हर साल 2017 से हर साल 4 नवंबर को गंगा उत्सव मनाता है। कारण क्या है कि 4 नवंबर को ही वर्ष 2008 में 4 नवंबर को गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो भारत की राष्ट्रीय नदी दोस्तों कौन सी है? गंगा नदी है। कब किया गया था इसे घोषित? गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर को किया गया था, वर्ष 2008 में किया गया था, ठीक है। और ध्यान रखेगा 2017 से ही राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा ये महोत्सव जो गंगा उत्सव को मनाया जाता है। तो इस वर्ष देखा जाए ये 6ठा महोत्सव था, ठीक है, जो है 6ठा महोत्सव था, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की। देखिए ये जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है दोस्तों, इसको जल मंत्रालय, जो आपका जल शक्ति मंत्रालय है, उसके तहत एक विभाग है जिसका नाम है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग का ये हिस्सा माना जाता है। इस पूरे मिशन को अगर जो क्रियान्वित करता है तो एक परिषद है जिसका नाम है राष्ट्रीय गंगा परिषद। राष्ट्रीय गंगा परिषद के द्वारा जो है इस मिशन को क्रियान्वित किया जाता है। किस लिए भाई? जितनी जो गंगा नदी है उस गंगा नदी के कायाकल्प के लिए, उसके संरक्षण के लिए और उसके प्रबंधन के लिए इस पूरे मिशन को क्रियान्वित किया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रीय गंगा परिषद के द्वारा। और इस मिशन को देखा जाए
अगस्त 2011 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय गंगा परिषद के बारे में दोस्तों, तो इसके बारे में भी जान लेना चाहिए। इस राष्ट्रीय गंगा परिषद का जो निर्माण किया गया था वो एक एक्ट के तहत, जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, चेयर कौन करता है इस परिषद को, तो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो इसका अध्यक्ष होता है राष्ट्रीय गंगा परिषद का। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय गंगा परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य में स्थित एबॉक क्लस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन के तहत पूरा होने वाला पहला क्लस्टर बन गया है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला क्लस्टर बना है। असम, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा। क्लस्टर देखिए गांव का समूह है और उस गांव में देखा जाए वो सारी सुविधाएं जो अर्बन क्षेत्रों में होती है उन सारी सुविधाओं को देने वाला ये पहला जो है क्लस्टर बना है। और ये एबॉक क्लस्टर, ये नाम क्या है एबॉक क्लस्टर, और किस जिले में, किस राज्य में स्थित है, असम में, मिजोरम में, त्रिपुरा में या फिर सिक्किम में। तो कमेंट बॉक्स का आंसर दोस्तों करते रहा करिए। इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो है सी है, मिजोरम राज्य में स्थित है एबॉक क्लस्टर, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन के तहत पूरा होने वाला पहला क्लस्टर बना है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो मिजोरम का आइजोल जिला है, उस आइजोल जिले में, आइजोल जिलों का एबॉक क्लस्टर है, उस क्लस्टर को देखा जाए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन के तहत पूरा होने वाला पहला क्लस्टर ये बन गया है। यहाँ पे देखा जाए जो इस क्लस्टर को जो है एबॉक क्लस्टर को, रूअर्बन क्लस्टर को किसके तहत, यहाँ ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिजा सिंह के नेतृत्व में एबॉक रूअर्बन क्लस्टर ने, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन के तहत नियोजित सभी जो 48 परियोजनाएं थी उनको पूरा किया है, ठीक है। तो ये 48 परियोजना थी, आप देख सकते हैं इस क्लस्टर में। जो आप क्लस्टर का देखें तो यहाँ पे आपको एग्रो फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, ठीक है, डिजिटल लिटरेसी, ई कॉमर्स, यहाँ पे पूरी फैसिलिटी होगी। ये सारी फैसिलिटी जो है इस क्लस्टर में पूरी है। मतलब इस परियोजना के तहत ये जो मिशन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन, उसके तहत 48 परियोजनाएं हैं और इन परियोजनाओं को पूरा करने वाला जो पहला क्लस्टर बना है वो मिजोरम के आइजोल जिलों का एबॉक क्लस्टर बना है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन का। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई थी 21 फरवरी, माफ करिएगा, 21 फरवरी 2016 को किया गया था। किसने भाई, जो ग्रामीण क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिकोण से किया गया था और जिन्हें शहरी माना जाता है और स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। वहां पे जो है उन क्षेत्रों में, उन ग्रामीण क्षेत्रों में इस मिशन की शुरुआत की गई थी। इस मिशन के तहत देखा जाए मूल्य श्रृंखला में सुधार और बाजार पहुंच विकसित करने के लिए ये जो पूरा मिशन उसी पे केंद्रित था कि किस तरीके से वहां पे मूल्य है उस मूल्य श्रृंखला में सुधार किया जाए। जो भी चीज उत्पादन हो रहा है जो बाजार तक पहुंच, उसमें जो है उस उत्पादन को किस तरीके से बाजार तक पहुंचाया जाए, यानी कि बाजार पहुंच को विकसित किया जाए। इन सारी चीजों पर जो है ये मिशन केंद्रित था। यहाँ पे बाजार पहुंच में देखा जाए सुधार करने के लिए जो किए गए कार्यों में देखा जाए कृषि लिंक सड़क, जो भी कृषि उत्पादन हो रहा है या फिर कृषि के क्षेत्र को किस तरीके से सड़क से लिंक किया जाए, पैदल यात्री फुटपाथ होना चाहिए, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़क परियोजना आदि जो है निर्माण इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन में शामिल है, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, टाटा स्टील, सेल, अडानी या फिर रिलायंस। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है टाटा स्टील ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट जो है वो प्राप्त किया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो टाटा स्टील का जो जमशेदपुर स्टील प्लांट है उसने रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला ये भारत का पहला प्लांट बन गया, ठीक है, जमशेदपुर स्टील प्लांट, ठीक है, टाटा स्टील का। यहाँ पे हम बात करें जमशेदपुर में कंपनी की 3 सुविधाओं के लिए, स्टील वर्क्स हो गया, ट्यूब डिवीजन हो गया और कोल्ड रोलिंग फील्ड, इनके लिए जो जिम्मेदार स्टील प्रमाण जो है वो प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा भारत का पहला प्लांट जिसे रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट दिया गया है वो है टाटा स्टील का जमशेदपुर स्टील प्लांट, ठीक है। आते हैं अपने अंतिम प्रश्न पे और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन रिकॉर्ड बनाया है, जर्मनी ने, स्विट्जरलैंड ने, जापान ने या फिर चीन ने। करेक्ट आंसर इज बी,
ठीक है। स्विट्जरलैंड में देखा जाए सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाई गई, इसके बारे में देख सकते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको पिक्चर दिख रही होगी कितनी लंबी ये ट्रेन है। तो स्विट्जरलैंड ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन रिकॉर्ड बनाया है। इस ट्रेन की खासियत बात करें तो देखिए 1910 मीटर ये लंबी ट्रेन है और इसमें देखा जाए इस ट्रेन में कितने कोच है दोस्तों, तो 100 कोच है, जिसमें जो सीटिंग कैपेसिटी यानी कि लोगों के बैठने की जो क्षमता है इस ट्रेन में 4550, लगभग देखा जाए 4500 से अधिक लोग इस ट्रेन में बैठ सकते हैं। इस ट्रेन को देखा जाए तो 29 अक्टूबर 2022 को स्विस अल्प में पहाड़ी परिदृश्य से होकर गुजरी थी। क्योंकि अगर देखा जाए स्विट्जरलैंड में जो पहली ट्रेन प्रणाली चलाई गई थी उस प्रणाली की जो है 175वीं वर्षगांठ मनाया गया इस वर्ष, इसी अवसर पर इस ट्रेन को चलाया गया। बात कर रहे हैं हम स्विट्जरलैंड की, तो आइए स्विट्जरलैंड के बारे में जान लेते हैं। स्विट्जरलैंड जिसकी दोस्तों राजधानी दोस्तों क्या है, बर्न इसकी राजधानी है और यहाँ की जो करेंसी है वो स्विस फ्रांक यहाँ की करेंसी है और यहाँ के एग्रोजियो कैसेस जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कुछ अन्य भी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे दी हुई हैं स्विट्जरलैंड से रिलेटेड, जो कि क्या है दोस्तों, अगर बात किया जाए आपसे भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तराखंड का एक जिला है बागेश्वर जिला, उस बागेश्वर जिले में एक गांव है जिसका नाम है कोसानी गांव, बहुत इंपॉर्टेंट। इस कोसानी गांव को जो है भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जो कि उत्तराखंड का एक गांव है बागेश्वर जिले का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए काफी। चलिए तो इस तरीके से था आज का हमारा 10 MCQ। अब आते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे, ठीक है। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट है, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए MD और चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। कौन भाई, BR कृष्ण गुप्ता। BR कृष्ण गुप्ता जो कि BPCL के नए MD और चेयरमैन नियुक्त किए गए। अगला है प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार जिसे एजुथानच पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिसे एजुथाचन पुरस्कार जो कि केरला का सर्वोच्च पुरस्कार है उसके लिए चुना गया है। कौन है भाई ये जो है उपन्यासकार, तो इनका नाम है A सेतुमाधवन, ठीक है। ये मलयालम उपन्यासकार है और इनको केरला का सर्वोच्च पुरस्कार एजुथाचन के लिए चुना गया है। देश के प्रथम मतदाता, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिनका नाम क्या है, श्याम शरण नेगी। इन्होंने 106 वर्ष की उम्र में मतदान किया है। ये किस राज्य से संबंधित है, तो हिमाचल प्रदेश के हैं ये श्याम शरण नेगी। इन्होंने 34वीं बार जो है मतदान किया है और ये देश के प्रथम मतदाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, श्याम शरण नेगी। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के नए CEO बनाए गए, विशाल कपूर बनाए गए हैं। और इसी के साथ साथ बात करें कि ICC T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हाफ सेंचुरी की पहली हैट्रिक लगाई है, ठीक है। यहाँ पे गलत लिख गया दोस्तों, लगाई किसने, विराट कोहली ने लगाई है, ठीक है। तो इस तरीके से था आज का हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट चीजें भी हम लोगों ने देखा। बाकी सेशन को आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। जो भी कुछ डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, फिर मैं उसको नेक्स्ट क्लास में उसको एड्रेस कर लूंगी, चीजें बता दूंगी, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।